हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे घर में एक बुजुर्ग का निधन हो जाने के कारण मैं आप लोगों को वीडियो 2 दिनों से नहीं डाल पा रहा हूं। दोस्तों, आज मैं लेकिन कल मैंने वीडियो नहीं डाला था, एक दिन नहीं डाला था, तो आज मैं फिर से कंटिन्यू कर रहा हूं दोस्तों। तो इसके लिए सॉरी। बुजुर्ग के निधन होने की वजह से मैं थोड़ा सा बिजी था, मैं नहीं कर पाया। ठीक है। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। बिहार करंट अफेयर्स का डेली वीडियो मेरे चैनल पर मिलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों। ये इसमें देखिए कोई भी कंजूसी नहीं की जाती है, लगभग सभी क्वेश्चनों को लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आप करंट अफेयर्स आप कोई और अन्य वीडियो देखेंगे तो 10-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता के आपको छोड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपको इम्पोर्टेंट बिहार का हो, चाहे वो राष्ट्रीय करंट अफेयर्स हो, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स हो, सबकी डेली की जानकारी आपको जरूर मिलेगी। तो दोस्तों जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बीपीएससी बिहार इस चीज़ में सफलता पाने के लिए उसमें जो भी करंट अफेयर्स बिहार से आएगा, चाहे वो बिहार का करंट अफेयर नेशनल, वो सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बिहार एसआई का भी एग्जाम आ गया है, बिहार पुलिस का भी एग्जाम आ रहा है, तो इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो पहला क्वेश्चन आज का लेते हैं। नई दिल्ली में आयोजित इंडियन कंस्ट्रक्शन मीट में बिहार के पटना में स्थित किस हॉल के निर्माण हेतु बिहार राज्य भवन निर्माण निगम को विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, बिहार में जो अंजुमन इस्लामिया हॉल है, ठीक है, उसका जो है निर्माण किया गया है इंडो इस्लामिक वास्तुकला से। तो उसी के लिए जो है इंडियन कंस्ट्रक्शन मीट जो हुआ है दिल्ली में, वहाँ पर बिहार राज्य भवन निर्माण निगम को विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अंजुमन इस्लामिया हॉल को बनाने के लिए। इंडो इस्लामिक वास्तुकला से पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल के निर्माण के लिए बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड को विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अशोक राजपथ में पीएमसीएच के बगल में अंजुमन इस्लामिया हॉल का निर्माण 1.2 एकड़ भूमि में किया गया है। भवन के निर्माण पर 50.64 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। बिहार राज्य भवन निर्माण निगम के मुख्य महाप्रबंधक सुधांशु शेखर हैं। बिहार के भवन निर्माण मंत्री अशोक कुमार चौधरी हैं। ठीक है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2021-22 वित्तीय वर्ष के दौरान बिहार में कितने करोड़ अंडों का उत्पादन हुआ था? देखिए दोस्तों, 306 करोड़ अंडों का उत्पादन हुआ है। अंडों के उत्पादन में ऐतिहासिक वृद्धि की है बिहार ने। देखिए 2021-22 वित्तीय वर्ष के दौरान बिहार में 306.65 करोड़ अंडों का उत्पादन हुआ है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 301.32 करोड़ अंडों का उत्पादन हुआ था। तो वृद्धि हुई है दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पे लगभग 5.5 करोड़ अंडों का उत्पादन में वृद्धि हुई है। 2020-21 में मांस का उत्पादन 3.97 लाख मीट्रिक टन था, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 में घट कर 3 लाख मीट्रिक टन हो गया है। ठीक है, तो इसमें घटोतरी हुई है मांस के उत्पादन में। 2020-21 में दूध का उत्पादन 115.02 लाख मीट्रिक टन था, जो वर्ष 2021-22 में 121.2 लाख मीट्रिक टन हो गया है। 6 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है। बिहार में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की खपत बढ़कर 400 ग्राम हो गई है। ठीक है, यानी बिहार में हर एक व्यक्ति प्रतिदिन 400 ग्राम दूध पी रहा है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर दूध की जो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की खपत है वो दोस्तों 444 ग्राम हुई है। बिहार सरकार के खेल मंत्री ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को ऐप के माध्यम से रोजगार दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, हाल ही में नीतीश कुमार ने घोषणा की थी कि जो भी ओलंपिक में, चाहे कोई भी राष्ट्रीय खेल चाहे अंतर्राष्ट्रीय खेलों में जो पदक जीतेंगे, उनको डायरेक्ट बिहार में नौकरी दी जाएगी, डीएसपी की, और जो भी है सरकारी नौकरी बिहार में दी जाएगी। तो उसी में जो खेल मंत्री, जो खेल युवा मंत्री, कला मंत्री जो हमारे हैं जितेंद्र कुमार राय, उन्होंने कहा है कि ऐप के माध्यम से खिलाड़ियों की जानकारी इकट्ठा की जाएगी और उसी के माध्यम से उनको नौकरी दी जाएगी। आशा और विश्वास एक यात्रा किस भाजपा नेता की आत्मकथा है जो बिहार के रहने वाले हैं? तो सीपी ठाकुर है दोस्तों। वो आशा और विश्वास नामक उन्होंने एक पुस्तक लिखा है। ठीक है, बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी ठाकुर अपनी आत्मकथा आशा और विश्वास एक यात्रा पुस्तक भेंट स्वरूप बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर को दिए हैं। ठीक है, इस पुस्तक में चिकित्सीय जीवन को विस्तृत रूप से लिखा गया है। बिहार के कितने सदर अस्पतालों में डीएनबी और विशेषज्ञता की पढ़ाई कराई जाएगी? देखिए बिहार के 9 सदर अस्पतालों सहित मानसिक स्वास्थ्य संस्थान कोइलवर
और पटना के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में डीएनबी डिप्लोमा ऑफ नेशनल बोर्ड की पढ़ाई की जाएगी। देखिए दोस्तों, डीएनबी एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है जो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन जो पीजी कहलाता है, पोस्ट ग्रेजुएट के समकक्ष होगा। बिहार देश का इकलौता राज्य बना है जहाँ इतने संस्थानों में एक साथ इतने सीटों की अनुमति दी गई है। सबसे अधिक सीटें लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में दी गई है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव हैं। भारत के अगर स्वास्थ्य मंत्री की बात की जाए तो मनसुख मंडाविया हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2023 में बिहार के कितने छात्रों का चयन हुआ दोस्तों? तो बिहार के 45 छात्रों का चयन इसमें हुआ है। पहले इसरो को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के नाम से जाना जाता था, जिसे डॉक्टर विक्रम ए साराभाई की दूरदर्शिता पर 1900 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को किया गया था तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए विस्तारित भूमिका के साथ इनको स्पार की जगह इसका नाम इसरो कर दिया गया। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई 1972 में और इसरो को अंतरिक्ष विभाग के तहत लाया गया। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए चीफ जो है एस सोमनाथ हैं। बिहार के किस छात्र ने ओलंपियाड का कांस्य पदक जीता है? तो अक्षय केशव जो है दोस्तों, उन्होंने बिहार के जो है ओलंपियाड में कांस्य पदक जीतकर बिहार का नाम रोशन किया है। विशेष सहायता योजना के तहत केंद्र सरकार बिहार को 2022-23 में कितनी राशि दे रही है? तो देखिए दोस्तों, विशेष सहायता योजना के तहत केंद्र सरकार बिहार को 10,000 करोड़ की राशि दे रही है। ठीक है, बिहार को ये राशि ब्याज मुक्त कर्ज के रूप में मिलेगी। एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए यूनिटी मॉल भी बनाने का उद्देश्य है। बिहार के गरीबी उन्मूलन मॉडल को देखने किस देश के प्रतिनिधि आ रहे हैं? तो देखिए, बिहार के गरीबी उन्मूलन मॉडल को देखने जो है अफ्रीका तथा बांग्लादेश के प्रतिनिधि आ रहे हैं। ठीक है, इसके लिए जीविका तथा बराक इंटरनेशनल के बीच समझौता हुआ है। बिहार राज्य के करीब 46,000 गरीब परिवारों को रोजगार से जोड़ने के लिए जीविका ने वर्क प्लान तैयार किया है। सभी 38 जिलों में बकरी पालन, मुर्गी पालन, डेयरी सेट तैयार कर गरीबों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। केरल की किस पार्टी का विलय राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी में हो गया है? तो देखिए दोस्तों, नेशनल जनता दल का विलय जो है, जो केरल की जो पार्टी थी उसका विलय राष्ट्रीय जनता दल में कर दिया गया है। प्रिंटिंग 3D प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी से भारत का पहला डाकघर कहां बनाया जा रहा है? तो देखिए, 3D प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी से भारत का पहला डाकघर बेंगलुरु में बनाया जा रहा है दोस्तों। कहां पर? बेंगलुरु में। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान जताया है? देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6% रहने का अनुमान जताया है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने के सहयोग, आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक प्रगति, मानव के अधिकार, विश्व की शांति के लिए काम करता है। ये युद्ध को रोकने के लिए इसका स्थापना किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र के अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर हुए। संयुक्त राष्ट्र संघ में आज कुल 193 सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य ऑफिस यानी कि मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में उप है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कायम रखने के लिए की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं जो पुर्तगाल के हैं। भारत में मोबाइल फोन निर्यात कितने अरब डॉलर का हो गया? देखिए दोस्तों, भारत में मोबाइल फोन निर्यात में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है और ये 11 अरब डॉलर पहुंच गया है भारत में मोबाइल फोन का निर्यात। कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में किस पहलवान ने कांस्य पदक जीता है? तो अंतिम पंघाल ने कांस्य पदक जीता है दोस्तों। एशियाई कुश्ती में अंतिम पंघाल को फाइनल में जापान की फूजिनामी ने 0-10 के अंतर से हराया है। इस टूर्नामेंट में भारत को 3 पदक मिले हैं। महिला पहलवान एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में फिर स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए। 53 किलो भार वर्ग में बुधवार को हरियाणा की अंतिम पंघाल ने फाइनल में जगह बनाई, लेकिन यहां उन्हें 2021 की विश्व चैंपियन अकारी फुजिनामी के हाथों 0-10 से हार का सामना कर रजत से संतोष करना पड़ा। भारतीय कुश्ती संघ के खिलाफ धरने पर बैठने के बाद पहला अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन खेल रही अंशु मलिक और सोनम मलिक को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो परियोजना के अंतर्गत किस मेट्रो में नदी के नीचे से मेट्रो ट्रेन पहली बार गुजरी है? तो कोलकाता मेट्रो में दोस्तों अंडर वाटर मेट्रो चलाने की शुरुआत की गई है। गंगा नदी के नीचे पहली मेट्रो ट्रेन चलाकर रचा इतिहास किसने? दोस्तों, कलकत्ता मेट्रो ने। यह देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो परियोजना है। हावड़ा देश का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन होगा, सतह से 33 मीटर नीचे होगा। मेट्रो का 45 सेकंड में हुगली नदी के नीचे 520 मीटर के हिस्सों को कवर करने की उम्मीद है। कोलकाता मेट्रो ने बुधवार को इतिहास रच दिया है। देश में पहली बार नदी में सुरंग के भीतर मेट्रो दौड़ाई गई। मेट्रो हुगली नदी के नीचे दौड़ी।
कैंसर रोग को मात देने वाली किस दवा का क्लिनिकल ट्रायल किया गया है दोस्तों? तो V2H2 का क्लिनिकल ट्रायल किया जाएगा। कैंसर रोग को मात देने की दवा है ये, ठीक है। दिग्गज टेक कंपनी एप्पल ने भारत में पहली बार कहां पर एप्पल स्टोर खोलने की घोषणा की है? तो एप्पल कंपनी दोस्तों भारत में पहली बार मुंबई दिल्ली में अपने जो है स्टोर खोलने जा रही है। भारत के कितने अस्पतालों में पहली बार कैंसर कार्डियोलॉजी विभाग की स्थापना की गई है? तो देखिए भारत में पहली बार 4 अस्पतालों में कैंसर कार्डियोलॉजी विभाग की स्थापना की गई। देखिए दोस्तों कहा जाता है कि कैंसर मरीजों का जब उपचार होता है तो उनमें एक और रोग पैदा हो जाता है। कैंसर तो ठीक हो जाता है लेकिन दिल का रोग उनको हो जाता है दोस्तों। तो इसीलिए जिस भी जहां पर कैंसर का इलाज होगा वहां पर कैंसर कार्डियोलॉजी विभाग की स्थापना की जाएगी कि लोगों का दिल का भी इलाज किया जाएगा। भारत के 4 अस्पतालों में पहली बार कैंसर कार्डियोलॉजी विभाग की स्थापना की गई है। कैंसर पीड़ित 11% लोग दिल की बीमारी से अपनी जान गंवा देते हैं। एम्स दिल्ली में बन रहा है, मणिपाल कर्नाटका में बन रहा है, टाटा मेमोरियल संस्थान मुंबई में बन रहा है, यूएन मेहता कार्डियोलॉजी संस्थान अहमदाबाद में। इन 4 अस्पतालों में कैंसर कार्डियोलॉजी विभाग की स्थापना की जाएगी। भारत के अगर स्वास्थ्य मंत्री की बात की जाए दोस्तों तो कौन है? मनसुख मंडाविया है। बर्ड फ्लू से पहली बार किसी इंसान की मृत्यु किस देश में हुई है? तो देखिए दोस्तों बर्ड फ्लू से पहली बार किसी इंसान की मृत्यु चीन में हुई है, ठीक है। चीन में पहली बार बर्ड फ्लू वायरस H3N8 वायरस से पहली बार एक महिला की मृत्यु हुई है। चीन का राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, चीन के प्रधानमंत्री ली कीयांग है। और दोस्तों हम भारत के साथ चीन का हमेशा सीमा विवाद चल रहा है। कभी अरुणाचल प्रदेश को लेकर सबसे ज्यादा सीमा विवाद भारत के साथ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान जताया? देखिए दोस्तों अभी मैंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र ने 6% लगाया है 2023-24 में विकास दर का अनुमान, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने दोस्तों कितना लगाया? 5.9%, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष संयुक्त राष्ट्र संघ की एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी है और एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, जिसमें 190 देश शामिल है। 1944 में स्थापित 27 दिसंबर 1945 को शुरू हुआ था यह, ठीक है। मुद्रा कोष 190 देशों का एक संगठन है। आईएमएफ के वर्तमान प्रबंध निदेशक अध्यक्ष बुल्गेरियाई अध्यक्ष क्रिस्टलिना जॉर्जिया है, बुल्गेरिया की है ये। निशा दहिया ने कजाकिस्तान में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो जो निहा दहिया है दोस्तों कजाकिस्तान में चल रही एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। हाल ही में केंद्रीय विदेश मंत्री जयशंकर ने किस देश में तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है? तो युगांडा में हमारे केंद्रीय विदेश मंत्री यात्रा पर है युगांडा की, और उन्होंने वहां पर तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है। युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी हैं। हाल ही में टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए किस आईआईटी ने यूआईडीआई के साथ समझौता किया है? तो आईआईटी बॉम्बे ने टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम बनाने के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है। किस राज्य सरकार ने डेयरी किसानों का समर्थन के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने डेयरी किसानों का समर्थन के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। किस राज्य सरकार ने महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया है? तो राजस्थान सरकार ने दोस्तों महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। ज्योतिबा फूले दोस्तों एक महान समाज सुधारक थे। उन्होंने दोस्तों अछूतों को कहा कि समाज में हर कोई समान है और सबको एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। ये अछूत जैसे शब्दों को हटा देना चाहिए। उन्होंने दोस्तों दलित वर्ग के उत्थान के लिए और महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत बड़ा काम किया था। सितंबर 1873 में उन्होंने महाराष्ट्र में सत्य शोधक नामक संस्था का गठन किया। महिलाओं और पिछड़ों और अछूतों के उत्थान के लिए उन्होंने अनेक कार्य किए। समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान करने के वो प्रबल समर्थक थे। वे भारतीय समाज में प्रचलित जाति पर आधारित विभाजन और भेदभाव के विरुद्ध थे। समाज सुधारक और लेखक ज्योतिबा फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के पुणे में एक माली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम गोविंदराव और माता का नाम चिमड़ा बाई था। ज्योतिबा फूले का पूरा नाम ज्योतिराव गोविंदराव फूले था। उन्होंने महात्मा फूले के नाम से भी संबोधित किया जाता है। स्त्रियों की शिक्षा को लेकर लोग उदासीन थे। ऐसे में ज्योतिबा फूले ने समाज को इन कुरीतियों से मुक्त करने के लिए बड़े पैमाने पर आंदोलन चलाया। उन्होंने महाराष्ट्र में सर्वप्रथम महिला शिक्षा तथा अछूत द्वार का काम आरंभ किया। उन्होंने पुणे में लड़कियों के लिए भारत का पहला विद्यालय भी खुलवाया था। किस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने विश्व वैक्सीन कांग्रेस में पुरस्कार जीता है? तो भारत बायोटेक ने
विश्व वैक्सीन कांग्रेस में पुरस्कार जीता है। वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 जो 3 से 6 अप्रैल को अमेरिका के वाशिंगटन में आयोजित हुआ था, में भारत बायोटेक को वैक्सीन इंडस्ट्रीज एक्सेलेंस के रूप में हिस्से के रूप में बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। हैदराबाद में इसका मुख्यालय है। स्थित भारत बायोटेक व्यापक श्रेणियों में VII पुरस्कार के उम्मीदवारों में से एकमात्र भारतीय कंपनी थी। भारत बायोटेक दुनिया के पहले इंट्रा नोजल कोविड-19 वैक्सीन आयन कोवेक और वो उसके इंट्रा स्मकुलर वैक्सीन कोवैक्सीन के विकास के लिए जानी जाती है। तो कोवैक्सीन भारत बायोटेक ने बनाया था, जो भारत के सार्वजनिक टीकाकरण कार्यक्रम में उपयोग किया जाता है। इसे निर्यात भी किया गया है। भारत बायोटेक के संस्थापक कृष्णा एला हैं और सुचित्रा एला। कृष्णा एला और सुचित्रा। भारत बायोटेक की स्थापना 1996 में हुई थी। यूरी गागरिन के सम्मान में मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो देखिए दोस्तों, यूरी गागरिन जो 9 मार्च 1934 को उनका जन्म हुआ, ठीक है। 1968 में इनकी डेथ हुई। भूतपूर्व सोवियत संघ के हवाबाज और अंतरिक्ष यात्री थे। भारत 12 अप्रैल 1961 को अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम मानव बने। अंतरिक्ष की यात्रा के बाद गागरिन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित व्यक्ति बन चुके थे। उन्हें कई तरह के पदक और खिताबों से सम्मानित किया गया। आईसीसी ने किस खिलाड़ी को मार्च का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश के ऑलराउंडर खिलाड़ी को मार्च ऑफ द मंथ चुना है खिलाड़ी के रूप में, ठीक है, साकिब अल हसन को, ठीक है, प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च का। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति शाहबुद्दीन चुप्पू हैं। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा जारी दुनिया के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में 2023 में भारत का क्या स्थान है? तो देखिए, दुनिया के सबसे आपराधिक देशों की सूची में भारत 77वें स्थान पर है और सबसे आपराधिक देशों की सूची में प्रथम स्थान वेनेजुएला का है। द्वितीय स्थान पर पापुआ न्यू गिनी है और तृतीय स्थान पर दोस्तों अफगानिस्तान है। किस देश के भौतिकविदों ने यूरेनियम के नए समस्थानिक U-241 को खोजा है? तो जापान के वैज्ञानिकों ने यूरेनियम के नए समस्थानिक U-241 को खोजा है, ठीक है। इसका परमाणु संख्या 92 है तथा परमाणु भार 241 है। ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, ड्यूटेरियम, प्रोटियम और ट्राइटियम। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा हैं। देश की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस को क्या नाम दिया गया है? तो रैपिडेक्स नाम दिया गया है। देश की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस को, देश की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल को मिल गया है। इसका नाम रैपिडेक्स रखा है। दिल्ली मेरठ के बीच 180 किलोमीटर की स्पीड से यह रफ्तार भरेगी। रैपिडेक्स भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सेवा को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने रैपिडेक्स नाम दिया है। ब्रह्मांड के गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाने के लिए देश के पहले लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी परियोजना के निर्माण को मंजूरी कहाँ दी गई है? तो महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में। मुंबई से लगभग 450 किलोमीटर पूर्व महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में यह स्थित होगा दोस्तों, इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। इसका काम है गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाना ब्रह्मांड में। गुरुत्वाकर्षण तरंगों को पहली बार 1916 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में प्रकाशित किया था, जो गुरुत्वाकर्षण के कार्य करने के बारे में बताता है। यह तरंग बड़े पैमाने पर खगोलीय पिंड जैसे कि ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार के संचलन में उत्पन्न होती है और अंतरिक्ष समय के माध्यम से बाहर की ओर फैलती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस हैं। किस राज्य सरकार ने किसानों को कृषि सलाह और विशेषज्ञों से संपर्क करने हेतु बलराम ऐप लॉन्च किया? तो मध्य प्रदेश की सरकार ने किसानों को कृषि सलाह और विशेषज्ञों से संपर्क करने के लिए बलराम ऐप लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह हैं चौहान और मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल हैं। किस राज्य में स्थित सुहेलदेव वन्य जीव अभयारण्य में बाघों की उपस्थिति के बारे में पहली बार फोटोग्राफिक सबूत मिले हैं? तो उत्तर प्रदेश में मिले हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल हैं। अमेरिका और किस देश के बीच सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास बालिकतान 2023 हिंद प्रशांत क्षेत्र में आयोजित हुआ है? तो फिलीपींस में आयोजित हुआ है दोस्तों, ठीक है, बालिकतान 2023। आईपीएल में 13 अलग अलग टीमों के खिलाफ अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो भारत के प्रमुख खिलाड़ी विराट कोहली जो है आईपीएल में 13 अलग अलग टीमों के खिलाफ अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं। विराट कोहली आरसीबी की तरफ से खेलते हैं। देश भर में वकीलों की डिग्री के सत्यापन के लिए किसकी अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? तो वकीलों की डिग्री के सत्यापन के लिए जस्टिस बी एस चौहान की अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ है। 11 अप्रैल 2023 को भारतीय जीवन बीमा निगम ने किसे अपना नया मुख्य निवेश अधिकारी नियुक्त किया है? तो रत्नाकर पटनायक को भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपना मुख्य निवेश अधिकारी नियुक्त किया है।
11 अप्रैल 2023 को भारतीय जीवन बीमा निगम ने रत्नाकर पटनायक को अपना नया मुख्य निवेश अधिकारी नियुक्त किया है। भारतीय जीवन बीमा निगम या एलआईसी भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा निगम कंपनी है और देश की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी भी है। यह पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है। इसकी स्थापना सन 1956 में हुई। इसका मुख्यालय भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई में है। सिद्धार्थ मोहंती अब तक एलआईसी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। त्रिपुरा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति अल्पेश कुमार सिंह जो है त्रिपुरा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ठीक है, देखिए बहुत सारे न्यायालय के न्यायाधीश चेंज हुए हैं। देखिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रीतिकर दिवाकर बने हैं। ठीक है, जो जो अभी चेंज हुए हैं, छत्तीसगढ़ के जो है रमेश सिन्हा बने हैं नए। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के जो है गुवाहाटी अरुणाचल प्रदेश और असम मिजोरम के संदीप मेहता बने हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के एन कोतीश्वर सिंह बने हैं। झारखंड के संजय कुमार मिश्रा बने हैं। नए नए के बारे में बताता हूं दोस्तों, जान लीजिए आप लोग। पटना के कृष्णन विनोद चंद्रन बने हैं। ठीक है, तो ये कुछ बने हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा है। त्रिपुरा के राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हाल ही में किस राज्य के दक्षिण गारो हिल्स जिले में मेढक की अनेक प्रजाति आमोलाप सीजू की खोज की है? तो मेघालय में जो है मेघालय के दक्षिण गारो हिल्स जिले में मेढक की एक नई प्रजाति आमोलाप सीजू की खोज की गई है। मेढक को मेघालय के गुफा के अंदर पाया गया है। उसका नाम, उस गुफा के नाम पर अमोलाप सीजू रखा गया है। अरुणाचल प्रदेश में भी कैस्केड फ्रॉग की 3 नई प्रजातियां पाई गई है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1916 में भारत में पशु जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वेक्षण, अन्वेषण और अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1 जुलाई 1916 को की गई थी। इसका उद्देश्य पशु वर्गीकरण और संरक्षण करना है। मुख्यालय कोलकाता है। जगह पश्चिम बंगाल भारत है। निदेशक डॉक्टर धृति बनर्जी हैं। मूल संगठन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। मेघालय का राज्यपाल फागू चौहान, मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा है। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष 12 अप्रैल को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र सभा ने 7 अप्रैल 2013 को पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया है। 12 अप्रैल 1961 को पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले पहले मानव एक रूसी अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन के सम्मान में दिवस मनाया जाता है। मैंने बताया दोस्तों, अंतरिक्ष अन्वेषण ने संचार, नेविगेशन और मौसम पूर्वानुमान समेत कई क्षेत्रों में प्रगति की है। वेलेंतीना तेरेस्कोवा ने 16 जून 1963 को वोस्तोक 6 अंतरिक्ष यान में सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने वाली पहली महिला बनी थी। 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन के दौरान चंद्रमा की सतह पर रखने वाले पहले इंसान बने थे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के बारे में, यह भारत की राष्ट्रीय एजेंसी है। इसरो आधारित अनुप्रयोगों, अन्वेषण और संबंधित प्रौद्योगिकी विकास के लिए जिम्मेदार है। प्रमुख उपलब्धियों में भारत का पहला उपग्रह मार्स ऑर्बिटर मिशन और चंद्रयान 2 यंत्र मिशन इसरो का प्रमुख मिशन है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को थी। संस्थापक विक्रम साराभाई थे। मुख्यालय इसका बेंगलुरु में है। मूल संगठन अंतरिक्ष आयोग है। सहायक कंपनी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र इसरो है। ठीक है, इसरो के चीफ ए सोमनाथ है। 12 अप्रैल को महिंद्रा एंड महिंद्रा के एमिरेटिस चेयरमैन केशव महिंद्रा का 99 साल की उम्र में निधन हो गया। फोर्ब्स के मुताबिक 1.2 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ वो निधन के समय भारत के सबसे पुराने अरबपति थे। वो 1947 में महिंद्रा एंड महिंद्रा समूह में शामिल हुए और 1963 में इसके अध्यक्ष बने। स्थापना 2 अक्टूबर 1945 को लुधियाना में किए थे। संस्थापक मालिक गुलाम मोहम्मद हैं। कैलाश चंद्र महिंद्रा और जगदीश चंद्र महिंद्रा हैं। मुख्यालय लुधियाना है। मूल संगठन महिंद्रा समूह है। सहायक कंपनियां महिंद्रा ट्रैक्टर है। सीईओ अनीस शाह है। सिटी बैंक और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के साथ किस बैंक ने सह वित्त पोषण ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो इंडसइंड बैंक ने। इंडसइंड बैंक ने 125 मिलियन डॉलर की फंडिंग लाइन के लिए सिटी बैंक और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के साथ एक सह वित्त पोषण ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। भारतीय बहुराष्ट्रीय दवा कंपनी सिप्ला ने स्विट्जरलैंड स्थित किस दवा कंपनी के साथ अस्थायी लाइसेंस समझौता किया है? तो नोवार्टिस फार्मा एजी के साथ सिप्ला ने समझौता किया है। भारतीय बहुराष्ट्रीय दवा कंपनी सिप्ला ने स्विट्जरलैंड स्थित दवा कंपनी नोवार्टिस फार्मा एजी के साथ अस्थायी लाइसेंस समझौता किया है। पीएम मोदी ने किस राज्य की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो दोस्तों राजस्थान की राज्य की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 अप्रैल को राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। उद्घाटन ट्रेन जयपुर और दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन के बीच चलेगी। जयपुर, अलवर और गुड़गांव में स्टॉप के साथ ट्रेन की नियमित सेवा अजमेर और दिल्ली कैंट के बीच शुरू होगी। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में,
पहली वंदे भारत एक्सप्रेस 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। इन ट्रेनों में एक स्वचालित इंजन होता है जो डीजल को बचा सकता है, बिजली के उपयोग को 30% कम कर सकता है। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा किया गया था। इसका निर्माण मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत लगभग 100 करोड़ के रुपए की लागत से किया गया था। यह ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति हासिल कर सकती है। 2022-23 के केंद्रीय बजट में सरकार ने अगले 3 वर्षों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनों के विकास और निर्माण का प्रस्ताव दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 अप्रैल 2023 को कहां पर रक्षा वित्त और अर्थशास्त्र पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो न्यू दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 अप्रैल को जो है रक्षा वित्त और अर्थशास्त्र पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में रक्षा वित्त और अर्थशास्त्र पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में यूएसए, यूके, जापान, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और कीनिया के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। रक्षा वित्त और अर्थशास्त्र के क्षेत्रों में वर्तमान चुनौतियां और अवसर जैसे संसाधनों का कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से आवंटन उपयोग कैसे करें, इसकी चर्चा इस पर की जा रही है। दुनिया भर में रक्षा अधिग्रहण से संबंधित वित्त और अर्थशास्त्र के विभिन्न मॉडल और प्रथाओं के बारे में जाना जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास में न्यूनतम विकास और नवाचार के बारे में जाना जाएगा। रक्षा में मानव संसाधनों के प्रबंधन पर सर्वोत्तम अभ्यास, जिसमें रक्षा कर्मियों के वेतन, पेंशन और कल्याण से संबंधित मुख्य मुद्दे और रक्षा पारिस्थितिक तंत्र के भीतर निगरानी तंत्र की भूमिका और कार्य शामिल हैं। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को 10 अप्रैल 2023 को किस श्रेणी में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का दर्जा दिया गया? तो मिनी रत्न 1 का दर्जा दिया गया दोस्तों सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। ठीक है। 20 सितंबर 2011 को स्थापित नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का यह उपक्रम है। यह एकमात्र सीपीयूसी है जो सौर ऊर्जा क्षेत्र को समर्पित है। कंपनी श्रेणीवर पावर ट्रेडिंग लाइसेंस रखती है और इसके द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के तहत स्थापित परियोजनाओं में सौर ऊर्जा के व्यापार के माध्यम से इस डोमेन में सक्रिय है। अब तक सेकी ने 56 गीगावाट से अधिक की अक्षय ऊर्जा परियोजना क्षमता प्रदान की है। सेकी को आईसीआरए द्वारा AAA की उच्चतम क्रेडिट प्राप्त है। प्रबंध निदेशक सुमन शर्मा है इसके। किस राज्य सरकार ने विनायक दामोदर सावरकर की जयंती को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने विनायक दामोदर सावरकर की जयंती को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। 11 अप्रैल को महाराष्ट्र सरकार ने 28 मई जो विनायक दामोदर सावरकर की जयंती है को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस घोषित किया। स्वतंत्र वीर गौरव दिवस पर वीर सावरकर के विचारों और कार्यों को बढ़ावा देने और प्रचार करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य सावरकर के भारत के स्वतंत्रता आंदोलन, उनकी विचारधारा और सामाजिक सुधारों के लिए उनके अभियानों और अस्पृश्यता के उन्मूलन में योगदान को उजागर करना है। वीर सावरकर विनायक दामोदर सावरकर के नाम से भी जाना था। एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भागुर में गांव में हुआ था। सावरकर को हिंदुत्व की अवधारणा को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है, जिसका उद्देश्य भारत के लिए हिंदू राष्ट्रवादी पहचान बनाना था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भूमिका के अलावा सावरकर के विपुल लेखक थे जिन्होंने कई किताबें लिखी, जिनमें 18 स्वतंत्र का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय इतिहास के 6 शानदार युग और हिंदुत्व एक हिंदू कौन है महाराष्ट्र के बारे में लिखा है। महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं दोस्तों। राजधानी मुंबई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे है। राज्यपाल रमेश बैस है। राज्य के उद्योग मंत्री उदय सामंत है। दूसरी महिला 20 W20 वोमेन 20 अंतर्राष्ट्रीय बैठक 13 अप्रैल को कहां आयोजित की गई? और इस बैठक में 18 G20 देशों के 120 महिला नेताओं ने भी भाग लिया। तो कहां पर हुआ दोस्तों? तो राजस्थान में दूसरी महिला 20 का आयोजन किया गया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बैठक का। इस बैठक का उद्देश्य लैंगिक असमानता के मुद्दों को संबोधित करना और विश्व स्तर पर महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। महिला 20 एक आधिकारिक G20 समूह है और बैठक महिला नेतृत्व, विकास, उत्तोलन, महिलाओं की अप्रयुक्त क्षमता को तेज करने के समावेशी और सतत विकास के विषय पर केंद्रित है। W20 की स्थापना 2015 में तुर्की प्रेसिडेंसी के तहत महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के अधिकारों की वकालत और उनके लिए अपनी राय रखने के लिए एक समान मंच बनाने के लिए उद्देश्य के साथ की गई थी। 2 दिवस बैठक का एजेंडा 5 प्रमुख प्राथमिकताओं पर केंद्रित है। महिला उद्यमिता, जमीनी स्तर पर महिला नेतृत्व, लैंगिक डिजिटल विभाजन को पाटना, शिक्षा और कौशल विकास और जलवायु परिवर्तन। G20 यह 1900 स्थापित विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। इसका प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। G20 व्यापार, निवेश, रोजगार, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन जैसे आर्थिक और वित्तीय मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला से संबंधित नीतियों पर चर्चा करता है। ठीक है। राजस्थान उत्तर पश्चिमी भारत में स्थित एक राज्य और यह क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। राजधानी जयपुर है। यहाँ के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं।
कोटिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर नामक पुस्तक लिवरपूल विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य की किस पुस्तक द्वारा प्रोफेसर लिखा गया है? तो नंदिनी दास, जो लिवरपूल विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य की प्रोफेसर है, उन्होंने कोटिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर नामक पुस्तक लिखी है। यह पुस्तक शुरुआती आधुनिक काल में इंग्लैंड और मुगल भारत के बीच सांस्कृतिक और साहित्यिक आदान प्रदान की पड़ताल करता है। यह पुस्तक रिचर्ड हकलुइट के प्रिंसिपल नेविगेशन वायजेस ट्रैफिक एंड डिस्कवरीज ऑफ द इंग्लिश नेशन के प्रकाशन के प्रभाव पर प्रकाश डालती है, जो कि ब्रिटेन की स्वयं की एक वीर समुद्री यात्रा करने वाले राष्ट्र के रूप में धारणा है। 2023 के अन्य पुस्तकों के बारे में जान लेते हैं। देखिए, वार एंड वीमन डॉक्टर एम ए हसन ने लिखा है। बासु चटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा अनिरुद्ध भट्टाचार्य जी ने लिखा है। गांधी सियासत और संप्रदाय पीयूष बबोले ने लिखा है। फुलंगे दार्जिलिंग के लेखक लेखनाथ छेत्री, ए मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया अनुराग बेहर ने लिखा है। विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म रचना विश्वास रावत ने लिखा है। एज गुड एज माई वर्ड के एम चंद्रशेखर ने लिखा है। ग्लोबल वॉचडॉग फ्रीडम हाउस ने 2023 के लिए अपना फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स जारी किया है, जिसमें किस देश को दक्षिण सूडान और सीरिया के साथ विश्व का सबसे कम मुक्त देश, यानी वहां पे फ्रीडम की कमी है के रूप में स्थान दिया गया, तो तिब्बत को दोस्तों। ठीक है, ग्लोबल वॉचडॉग फ्रीडम हाउस ने 2023 के लिए अपना फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स जारी किया है, जिसमें तिब्बत को दक्षिण सूडान और सीरिया के साथ विश्व का सबसे कम मुक्त देश के रूप में स्थान दिया गया। संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आधिकारिक समिति ने तीसरी आवधिक समीक्षा रिपोर्ट में तिब्बत में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का मुद्दा उठाया था। ठीक है, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी तिब्बत के पूर्ण चीनीकरण के लिए या बलपूर्वक बौद्ध धर्म और संस्कृति को नष्ट कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो 11, 12 और 13 अप्रैल का सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स दोस्तों आप देखिए। 14 का भी आपको मिल जाएगा आज। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सभी लोगों को थैंक यू।